चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिका है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आवश्यक टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आवश्यक और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया की उत्सर्जन की प्रक्रिया को अम्नियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिर मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्रकृति के है। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों में के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। अतः उत्सर्जन में वक्र की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्गी एमोनोट्रेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी पदार्थों अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वक्रों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वक्रों की आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वक्र कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आदि वक्रक प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटी हेलमंथी चपटे गर्मी जैसे प्लेनेरिया, रोटीफर, कुछ एनेलिड, सेफलोकोडेटा, एम्फियोक्सिस आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वक्रक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव्य के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियमन से संबंधित है। कैंची व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वक्रक पाए जाते हैं। वक्रक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जन करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। कॉकरोच, तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन और प्रासरण नियमन में मदद करती है। झींगा प्रोन जैसी क्रेस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगी ग्रंथियां एंटीग्लॉन्ड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन में का कार्य करती है। मानव उत्सर्जन तंत्र मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वक्रक, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। वक्र स्वयं के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वक्र की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वक्र के केंद्रीय भाग को भीतरी अवतल कोनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे वक्रीय श्रेणी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को प्रोजेक्शनों को चषक या कैलिक्स कहते हैं। वक्र की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वक्र में दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड्स का में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वक्र स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बिटनी स्तंभ, कोलिमेला और बिटनी कहते हैं। प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वक्राणु नेफ्रॉन्स पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाइयां है। प्रत्येक वक्राणु के दो भाग होते हैं जिन्हें कुछ ग्लोमेरुलस और वक्र नलिका कहते हैं। गुच्छा वक्रकीय धमनी की शाखा अविवाही धमनिकाओं, आफ्रेंट आर्टेरियोल से बनी कोशिकाओं, कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से
रक्त अपवाही धमनिका एफरेंट आर्टेरियोल्स द्वारा ले जाया जाता है। रक्त वाहिनी और वाहिनी नलिकाओं का प्रदर्शित करता हुआ नेफ्रॉन एक चित्र। वक्र नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्लेट नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मेलपिगिका या वक्र कणिका कार्पल्स बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ अनुवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वक्रकाणु में हेयर पिन के आकार का हैंडल लूप पाया जाता है, जिसमें अवरोही व आरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक अति कुंडलित नलिका दूरस्थ अनुवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वक्रकाणुओं की दूरस्थ अनुवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वक्रकीय श्रोणि में खुलती है। वक्राणु की वक्र कणिका समीपस्थ अनुवलित नलिका, दूरस्थ अनुवलित नलिका आदि वक्र के वलकुट भाग में, जबकि हैंडल लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वक्रकाणु के हैंडल लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वक्रकाणुओं को वलकुटीय वक्रक कहते हैं। कुछ वक्रकाणुओं के हैंडल लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वक्रकाणु जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिकाएं वक्रकीय नलिकाओं के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हैंडल लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वाशा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय वक्राणु में वाशा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासिल होता है। मूत्र निर्माण। पॉइंट 2 मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित है: गुच्छीय निषेधन, पुनः अवशोषण, स्रवण, जो वक्राणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निषेधन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निषेधन कहते हैं। वक्रों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100-1200 ml रक्त का निषेधन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निषेधन करता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा दोनों के बीच पाई जाने वाली आधारीय झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पादानुपोडोसाइट कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिसे कुछ छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निषेधन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिसे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग चुनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे प्राण निषेधन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वक्रों द्वारा प्रति मिनट निषेधन की गई मात्रा गुच्छीय निषेधन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निषेधन की दर के नियमन के लिए वक्रों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ अनुवलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निषेधन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावन से सक्रिय करती है, जो वक्रकीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निषेधन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निषेधन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निषेधन को वक्र नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वक्र नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निषेधन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। वक्रकाणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावसन निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निषेधन में H+, K+ और अमोनिया जैसे आयनों को पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण में एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वक्र नलिका के विभिन्न भागों की कार्य। पॉइंट 3 वक्र नलिका के विभिन्न भागों की कार्य। समीपस्थ अनुवलित नलिका PCT।
यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व है, 70 से 80% विद्युत अपघट्य है और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। पीसीटी शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्यंदन में श्रावण और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। हेनले लूप इस भाग में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल की प्रसरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है परंतु विद्युत अपघट्यों के लिए लगभग अपारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंदन को शांत करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन विद्युत अपघट्यों का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती रहती है। जैसे जैसे साधक निस्यंदन ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंदन तनु डाइल्यूट होता जाता है। चित्र नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा पदार्थों का पुनरावशोषण गमन की दिशा को प्रदर्शित करता है। 3 डीसीटी दूरा संवलित नलिका। डीसीटी विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरा संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण H+ K+ और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती है। संग्रह नलिका यह लंबी नलिका वक्र के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रसारणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वक्र मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक श्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निस्यंद चन्नित्र को सांद्र करने की विधि या क्रियाविधि। पॉइंट 4 निस्यंद चन्नित्र को सांद्र करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्र मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरवकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम के प्रासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। प्रासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है जैसे कि वलकुट की ओर 300 ओस्मो मिलीलीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 ओस्मो मिलीलीटर तक होता है। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन आरोही भुजा द्वारा होता है जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। हमारे वक्र प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। वक्र क्रियाओं का नियमन। पॉइंट 5 वक्र क्रियाओं का नियमन। वक्रों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि सान्निध्य गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राह्य रक्त आयतन शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रता सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता या डायूरेसिस इन ग्रंथियों को सक्रिय करता है जिसे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है।
एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में बढ़ती प्राचीन ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण का निरोध करती है। एडीएच वक्र के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह है। गुच्छीय रक्तदाब जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक वैसोकॉन्ट्रैक्टेंट है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवक्र वल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में Na+ तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नाइट्रियूरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF से वाहिका विस्फारण रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। मूत्रण 6 मूत्रण वक्र द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र बढ़ जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शीतलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय है जिसकी pH 6 होता है। मूत्र की pH 6 होती है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वक्रकों के कई उपापचयी विकारों और उनसे ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन का की उपस्थिति कीटोन्यूरिया मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण है। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका 7 वक्रकों के अलावा फुफ्फुस यकृत और त्वचा भी उत्सर्जन अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 18 लीटर प्रति डे और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है जिसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन विटामिन औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक कुछ मात्रा में यूरिया लैक्टिक अम्ल इत्यादि होता है। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तेल ग्रंथि सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। वक्र विकृतियां 8 वक्र विकृतियां वक्रकों की कूप संक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरेमिया कहते हैं जो कि अत्यधिक हानिकारक है। यह वक्रपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। इस इकाई में कुंडलित सेलोफोन नली होती है और यह ऐसा द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है।
छिद्रयुक्त सेलोफोन नल झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक विधियों से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वक्र की क्रियाविधि वक्र की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वक्र प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता की क्रियाशील वक्र का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे स्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सरलता से दर को बढ़ाती है। रीनल कैल्कलाई वक्र में बनी पतरी या अघुलनशील क्रिस्टली लवण के पिंड जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छ शोथ, वक्र के गुच्छ शोथ की प्रदाहता। चैप्टर समाप्त हुआ।